मेरे साथ मौजूद हैं जगदीश तिगर जी और साथ ही महेंद्र वर्मा जी। डॉक्टर महेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आप लोगों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगी। नमस्ते। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी जगदीश जी, मेडिकल कॉलेज के टीचर्स पलायन पर मजबूर है, तो मैं जानना चाहूंगी आखिर इतनी मजबूरी क्यों है? प्रदेश की डॉक्टर्स के पलायन को किस तरीके से रोका जा सकता है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं, आप लोग कामकाज कर रहे हैं एकदम धरातल पर। देखिए रितिका जी, राजमेश मेडिकल कॉलेज में काफ़ी हमारे साथ की फैकल्टी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ पे जाके मेडिकल कॉलेजों ज्वाइन की है। और जब उन डॉक्टरों से हमने पूछा, पता किया कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो पता चला कि जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के जो पदों पे वो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोफेसर को 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, वो वहीं पे उनको 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। तो इतना अंतर आ रहा है, तो वो एक बेहतर सैलरी के लिए दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है बेहतर सैलरी के लिए, फैसिलिटीज के लिए बेहतर सैलरी, फैसिलिटीज के लिए। और फिर एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे जैसे किसी कॉलेज में वो काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होगी, जो एनएमसी के अनुरूप होगी, तो उनका जो वर्कलोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी उसी अनुरूप होगा। तो एक बेहतर तरीके से वो डॉक्टर्स को एजुकेशन दे पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप मेरे साथ हैं महेंद्र वर्मा जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति की अगर हम बात करें, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, फैकल्टी की बात करूं या अन्य सुविधाओं की बात करूं, तो आज भी पूरी नहीं है। जैसे कि सभी जो डॉक्टर्स हमारे साथ आज थे उन्होंने बताया। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार से मान्यता लेने पर अड़े हुए हैं सब लोग, तो मैं जानना चाहूंगी आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पहले तो मैं हमारे जगदीश बोस के सवाल को मैं थोड़ा कवर अप करना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि राजस्थान सरकार के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स भाई है वो पलायन किस तरीके से कर रहे हैं। जब पलायन की बात आती है तो मुझे लगता है कि पलायन इंसान कब करता है, जब उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो सबसे बड़ा जो राजमेश के अंदर जो विकल्प है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है। क्योंकि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर हमारे जो बंधुओं ने जो ज्वाइन किया, जो 2017 की जो पॉलिसी थी, उसके अंदर जो कंपनसेशन जॉब की जो बात करते हैं वो उसके अंदर नहीं है। सेकंड नंबर जो पेंशन की बात, जो पेंशन नहीं है। सेकंड नंबर ये आता है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज और अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें समान रूल्स होते हैं। क्योंकि हम जो रूल्स को फॉलो करते हैं वो एनएमसी के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो समान कार्य, समान व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड नंबर क्या होता है कि हमारे जो, जैसे कि हरियाणा की डॉक्टर साहब ने बात बताई, हरियाणा हो गया, जी हमारे सोसाइटीज हो गई, उसके अंदर क्या है कि समान कार्य समान व्यवस्था। इसी को मैं जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि हमारा जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का जो प्रोफेसर्स है, ठीक है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स है वो अदर स्टेट में पलायन कर रहे हैं और वहाँ एपी का इंटरव्यू देने के लिए मजबूर है। तो मैं हमारे इतनी स्थिति चरमरा गई, यानी वो वहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मजबूर है। इसका रीजन क्या है? एकमात्र इनसिक्योरिटी है। क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिली इनसिक्योर, मतलब सिक्योर नहीं है। फैमिली की कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, उनके बच्चे सिक्योर नहीं है, किस वजह से इनके पास काम करे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इनसिक्योरिटी वर्ड, जैसे कि आप, ये कब हो सकता है? समान कार्य समान व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि जो दिया कुमारी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, RSR रूल का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। क्योंकि एक ही टेबल पर बैठकर एक ही टेबल पे, एक ही डिपार्टमेंट में एक को सिक्योरिटी मिलती है, एक को नहीं मिलती है। तो इस वजह से वो पलायन करने का मोस्ट जो रीजन है हमारी जो बिल्कुल। सेकंड नंबर आपने कहा कि एनएमसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एनएमसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फैकल्टी का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि जैसे कि हमारे जो एनएमसी के नॉर्म्स है, यूजीएमआरएस गाइडलाइन 2020 के 3 के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको कॉलेज रन करना है, वो 100 सीट है, 150 सीट है, 250 सीट है, उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स बना रखा है कि आपको 50 सीट के लिए इतने 20 डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग इतने असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर रेजिडेंट एंड रेजिडेंट, ये अलग अलग डोमेन्स के अकॉर्डिंग फैकल्टीज होनी चाहिए। क्या आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट में इतने प्रोफेसर चाहिए 150 के, 100 पे इतने चाहिए, 250 पे इतने चाहिए। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम एनएमसी के सब स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर्म को अप्लाई करते। साथ ही साथ में सबसे बड़ा होता है कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं, 150 स्टूडेंट चाहिए हमको, तो कैडेवर एक रजिस्ट्रेशन होता है, यानी 10 स्टूडेंट के लिए एक कैडेवर चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप जो डॉक्टर्स बना रहे हैं उनकी जो क्राइटेरिया है, इसी तरीके से मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स है, आपका जो फ्लोर एरिया है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो क्या है कि राजस्थान के अंदर एक ये क्या हो रहा है कि क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, क्वांटिटी बनाने के अंदर क्वांटिटी के चक्कर में। जैसे कि हमारे जो 17 मेडिकल कॉलेज है, एक क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, लेकिन क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी मैनेज करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप जो स्थिति पे पहुंचे हो, एक हमेशा कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, 100%। तो आप जो स्थितियां बढ़ती जा रही है, तो आप प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि क्योर तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहले से हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो मेरा मतलब यह है कि आपको इफेक्टिव एनालिसिस करना है, तो आप क्वालिटी पे जोर दीजिए। क्वालिटी पे जोर देने के लिए आपको एनएमसी की नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। एनएमसी से भी मेरा निवेदन है कि एनएमसी एक भी ये लाइजनिंग जो भी नॉर्म्स है उन पे बिल्कुल ही ढिलाई ना बरते, और ये जो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था निकाली है कि आप फाइन लगा दो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि आपने जैसे डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट इंडिया में कहीं नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टर से फिल कर सकते हैं, आप एक फाइन लगा के कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए, एनएमसी के नॉर्म्स को अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए, और हमारे जो डॉक्टर्स है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप 17 मेडिकल कॉलेजों की बजाय 10 मेडिकल कॉलेज कीजिए, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव हो बच्चों में। यस, जिससे कि हमारी जो फैकल्टी अभी एनालिसिस किया है कि आपको चाहिए इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स है जिनकी कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए, अभी राजस्थान की स्थिति 38% यानी जो सीट्स है आपके पास, सेंसन सीट है एट प्रेजेंट, आपकी जो जिस तरीके से आपने पे स्केल लगा रखा है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ओनली 38% डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी क्या लैक्यूना है, ये 38% डॉक्टर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं 68%। अदर स्टेटों में जब जगह निकलती है एक सीट के लिए तो 25 डॉक्टर इंटरव्यू देने आते हैं। इसका रीजन ये है कि अदर स्टेट में हम लोग पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है, और उस पर अमल भी किया जाता है। और सेकंड बिल्कुल और साथ ही मॉनिटरिंग होती है, साथ ही साथ उनको राज्य सरकार का दर्जा है, क्योंकि हम भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, मैं एम्स को छोड़ के आया हूँ। इस वजह से है कि मैं मेरे देश, मेरे राजस्थान को मैं बेटरमेंट कर सकूँ, स्ट्रेंथनिंग कर सकूँ, अपने दोस्तों के साथ काम कर सकूँ। लेकिन आप लोगों को निवेदन है कि जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट एक भीलवाड़ा में जॉब कर रहा है, उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन, जबकि सेम नॉलेज, सेम हम स्टडी करते हैं, सेम क्लास, किसी प्रकार से कोई करिकुलम में डिफरेंस नहीं है, पक्षपात ना हो। मेरे साथ महेंद्र जी, पहले तो कहना चाहूंगी आपने मेरे सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं डॉक्टर साहब जगदीश जी आपकी तरफ आना चाहूंगी बात को लेकर मेरे, कि मेडिकल कॉलेजों में अगर मैं बात करूं तो एनएमसी के निरीक्षण समय की अगर मैं बात करूं तो टीचर्स को शिफ्ट किया जाता है। आपसे जानना चाहूंगी इनमें स्थायी टीचर्स की नियुक्ति निरीक्षण के समय क्यों नहीं की जाती है? देखिए मैडम, ये जो एनएमसी के निरीक्षण के समय टीचर्स को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है, एक महज खाना पूर्ति के लिए किया जाता है, खाना पूर्ति के लिए, ताकि उन नई कॉलेजों की मान्यता दिलवाई जा सके। अब देखो, ये जो कल एक ट्रांसफर की लिस्ट आई थी, इस लिस्ट को हमने देखा तो ऐसी कॉलेजें जो जिन पे एनएमसी ने कम फैकल्टी होने के लिए 10-10 लाख रुपए से के फाइन लगाए हैं, उन कॉलेजों की आपने फैकल्टी को ऐसी जगह पे लगा दी, नई कॉलेजों की मान्यता के लिए लगा दिया, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी फैकल्टी की कमी थी, और आपने मतलब एनएमसी के उस पर फाइन भी लगा हुआ है, बावजूद इन तथ्यों को आपने ध्यान में ना रखते हुए उनके ऐसी नई मान्यता लेने के लिए आपने फैकल्टी को उधर कर दिया। तो एक तरह से जो बच्चे ऑलरेडी जो पुरानी कॉलेज इनमें पढ़ रहे थे हैं, और वो उनकी फैकल्टी और कम हो जाएगी, तो ये निश्चय ही उनका भविष्य प्रभावित करेगा, और ये निश्चय ही आने वाले समाज का भविष्य भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ऐसे जो डॉक्टर तैयार होंगे जो कम फैकल्टी के बीच में ट्रेंड होंगे, वो कैसे समाज का भविष्य में जब हम उत्थान करेंगे, जब हम ओल्ड एज के हो जाएंगे, तो हम ऐसे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं जो हमारा इलाज करेंगे, जो कम फैकल्टी के बीच में। तो ये बहुत समाज के लिए भी चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, बिल्कुल सही कहा आपने। चिंता का विषय बिल्कुल बहुत बड़ा है। मैं समझती हूँ कि शायद जो बड़े पद पर हैं वो सरकारी अस्पताल का रुख तो करते नहीं है। बहुत सीधी साफ सुथरी बात मैं कह रही हूँ। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिखा देते हैं, वहाँ पर उनको फैसिलिटीज मिल जाती है, इसलिए शायद सरकार का ध्यान निजी चीज़ों पर नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेडिकल डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे किस तरीके से निजात मिल सकती है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, इससे ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को भ्रष्टाचार के निजात के रूप में तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने सर ने अभी बताया कि एनएमसी की जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमको एलओपी लेनी होती है, तो वो एक तरीके से उनकी मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन वो रूल्स में नहीं है। सरकार का जो एनएमसी का नॉर्म्स है, रूल एनएमसी का जो स्टैंडर्ड 2023 के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि जिस कॉलेज के अंदर पहले से ही ऑलरेडी फैकल्टी डेफिशिएंस है, ठीक है, और वहाँ से दूसरी जगह जो फैकल्टी भेज रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैकल्टी डेफिशिएंस है, तो वहाँ से डेफिशिएंसी को और बढ़ाकर
दूसरी जगह भेज दो। तो ये भेजना एक प्रोसेस है, लेकिन इसको एक भ्रष्टाचार का रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसको आप बेटरमेंट कर सकते हो कि ठीक है कि आप अपने जो नॉर्म्स है उसमें बेटरमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन को इम्प्रूव करो, जिससे कि नई फैकल्टी इसकी तरफ, रुझान की तरफ बढ़े। तो मेरा ये मानना है कि ये भ्रष्टाचार जो आपने कहा, ये इसको मैं भ्रष्टाचार का तो नाम नहीं दूंगा, इसको बेटरमेंट कर सकते हैं। सरकार इस जो एग्जिस्टिंग जो रूल्स है, जो डाइंग कैडर्स का नाम ले रहे थे, जो एग्जिस्टिंग जो रूल्स है उनको बेटरमेंट करने के लिए उनके अंदर RSR को एज इट इम्पोज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो यंगस्टर्स है, जो अदर जो ऑलरेडी वर्किंग फैकल्टीज है ग्रुप 2 ग्रुप 1 के अंदर, उनको वो इधर आए, जिससे कि ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे बैन लगे। और एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को स्मूथ करने के लिए एक फिक्स बनाया जाए कि इतने साल्स के अंदर इधर करना चाहिए। तो एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि आपने माना 3 इयर्स आज मैंने ज्वाइन किया और कल 3 साल बाद मेरा ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं मतलब मेरे जैसे ही उस जगह पे जान पहचान या एडजस्ट करने लगा, तो इसमें ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर यानी ऐसा भी नहीं है कि एक फिक्स होना चाहिए कि इतने साल के बाद करना चाहिए। जनरली ये ऐसा होता है कि चलो ठीक है कि आज मुझे मजबूरी हुई, आज जैसे NMC को जरूरत पड़ी तो आज उसको भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद इसको यहाँ भेजना है, नहीं कि आपकी जरूरत पड़ी जब आपने उसको उठा के इधर रख दिया, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन रखो, जिससे कि आपके प्रति लोगों की मनोभावना कम नहीं हो और ट्रांसफर पॉलिसी में एक मतलब ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होना जरूरी है। टाइम ड्यूरेशन होना जरूरी है आपके हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे जगदीश जी मैं जानना चाहूंगी कि देखने में आए हैं कि सरकारी अस्पताल में किसी भी विवाद की स्थिति में, ये तो मैं भी मानती हूँ क्योंकि खबरें आए दिन मैं पढ़ती रहती हूँ, ये मेरे सामने भी आता रहता है कि आए दिन कोई भी अस्पताल में किसी भी विवाद की स्थिति में ना मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स की लापरवाही की बात सामने आती है। पहली बात तो ये, और दूसरी अगर मैं बात करूं, ऐसे में विवादों की स्थिति में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। तो इसे किस तरीके से, कितने हद तक आप सही मानते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इससे तो मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, और इसमें अगर मैं कॉमन बात करूं तो डॉक्टर के एथिक्स पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इस पर आपका क्या कहना है अपना? देखिए मैडम, हड़ताल पे जाते हैं, ये तो हड़ताल का तो मैं मतलब कि यदि होता है तो हड़ताल का हम समर्थन कम करते हैं, लेकिन कई बार बहुत मजबूरी होती है तभी डॉक्टर हड़ताल पे जाता है। मजबूरी होती है मैडम, कई बार जैसे लापरवाही के आरोप लगते हैं, तो जनरली क्या है कि कोई भी डॉक्टर है वो एथिक्स ऐसे होते हैं कि वो कोई लापरवाही करता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फैशन सा एक फैशन सा ऐसे बन जाता है कि ट्रेंड सा बन जाता है, ट्रेंड बन गया कि भाई कोई भी चीज़ हो, मरीज जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी गड्ढे थे वहाँ पे, उस गड्ढे से वो एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल पहुँच गया, तो एक्चुअल में एक्सीडेंट उसका हुआ रोड पे गड्ढा होने की वजह से, लेकिन उस समय हॉस्पिटल में पहुँच गया। अब डॉक्टर 1 मिनट का टाइम भी लग गया और वो 1 मिनट के अंदर मर गया, तो ये एक हो जाएगा कि डॉक्टर की लापरवाही। सरकारी अस्पताल की हालत तो बहुत ही खराब है। अगर आप एम्स की बात कर लें, आप SMS की बात कर लें, इस तरह की ना जाने कितने अस्पताल हैं। अस्पताल तो वास्तविकता तो कुछ और है सर। डॉक्टर्स को मैं आपको, आप बात कर रहे हैं हालात की, पेशेंट्स की भी गलती होती है, पर डॉक्टर्स को मैंने ये देखा है कि पहले वो नाश्ता कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मरीज को भी देखते हैं। देखो मैडम, ऐसा होता नहीं है जनरली, पर डॉक्टर क्या है 24 घंटे हॉस्पिटल में काम करता है, तो नाश्ता खाना पीना ये भी एक जीवन के पार्ट होते हैं। पर मैंने ऐसे मैडम, पेशेंट के टाइम पे ये पहला कर्तव्य बनता है डॉक्टर का। मैडम मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे कई बार रात को ऐसे कॉल आती है कि एक सिजेरियन करना है, इमरजेंसी कॉल आती है मैडम, मैं खाना खा रहा होता हूँ, बीच में खाना छोड़ के मैं कई बार दौड़ के हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ और खाना अधूरा रह जाता है। ऐसे रात को सो रहा हूँ तो तुरंत नींद से ऐसे इतनी रफ्तार से निकलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है कि मरीज को तुरंत वेंटिलेटर पे रखना है। मुझे पता है कि ये 5 से 10 मिनट में मैं नहीं पहुंचा तो पेशेंट इतने में मर जाएगा। इस चीज की कीमत पता है। हाँ, तो वो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम बहुत त्वरित गति से मरीज को इलाज देने की कोशिश करते हैं मैडम। और बात वो कर रहे थे कि जो जैसे थोड़ा बहुत जो आप बता रहे थे कि पेशेंट अगर खड्डे में भी गिर जाता है तो उसके घर वाले आकर डॉक्टर्स पे इल्जाम लगाते हैं, उस बात को आप जारी कर रखे हैं। उसको मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अब उस समय मतलब कि मरीज की कंडीशन सीरियस है और वो 1-2 मिनट में हॉस्पिटल में लाने के दौरान मर गया, क्योंकि उसकी कंडीशन उस गड्ढे में गिरने की वजह से कंडीशन क्रिटिकल थी, इसलिए वो मर गया। अब डॉक्टर वो 1-2 मिनट आगे पीछे कई बार हो गया एक मामला, कई बार 1 मिनट भी मतलब कि ऐसी गंभीर स्थिति होती है तो परिजनों के लिए 1 सेकंड का इंतजार करना भी मुश्किल होता है। तो वो 1 मिनट को इस तरह से शो कर देते हैं कि जैसे ये 1 घंटे भर से लेट आया है, क्योंकि उनके लिए मैं निश्चित मेरी संवेदनाएं ऐसे परिजनों के प्रति रहती है। मैं हमेशा से कोई ऐसे क्रिटिकल मरीज होता है
तो उसके परिजनों से संवेदना से पेश आने की कोशिश करते हैं, संवेदना रखते हुए उसको, कि उस समय उसको ऐसा ना लगे मैं लेट भी हूँ। वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप लेट हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे को पता है कि मैं मेरी तरफ से कोई लेट मैंने नहीं किया, मैं तुरंत पहुँचा हूँ। फिर भी यदि उनकी भावनाओं को, वो उस समय संवेदनशील है अपने मरीज को लेके, वो बहुत गंभीर है, तो मैं मेरी संवेदनाएं रखता हूँ कि यार मैं कोशिश करी थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि सर ऐसी स्थिति में लोग डॉक्टर को भगवान से पहले याद करते हैं। हाँ मैडम, वो क्या है कि उस समय अपने मरीज की संवेदनाओं के हिसाब से जो आदमी जो डॉक्टर मरीज की संवेदनाओं के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो मरीज के परिजनों को निश्चय ही संतुष्ट कर पाता है। कई बार ये चीज आपस में जो वार्तालाप है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, तो ये एक बीच में वो विवाद का विषय बन जाता है, मिसकम्युनिकेशन। यस मैडम, ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। टाइम इतना नहीं रहता, वो सिचुएशन ऐसी रहती होगी कि समझाइश का और बात सुनाने का समय नहीं रहता। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हाँ जी, जो कि बिल्कुल वाजिब से बात है। आपसे जानना चाहूंगी मैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से डॉक्टर समुदाय क्या उम्मीद रखता है? मैं आपसे सीधी बात जानना चाहूंगी। आगे मैं चाहूंगी आप मेरा सवाल सुने कि अपनी मांगों को लेकर कई बार डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, कई बार टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो मैं जानना चाहूंगी ऐसी स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए चिकित्सा मंत्री से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते तो पेशेंट, तो मैं इसके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि जितनी बार भी डॉक्टर्स लोगों ने हड़ताल की है, हम बेकायदा पहले हम हमारा एक ज्ञापन देते हैं, तो उसमें बेकायदा क्लियर करते हैं कि हम आपातकालीन इमरजेंसी का ध्यान रखेंगे। तो ये जो गलत धारणा है, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। इमरजेंसी सुविधाओं का बेकायदा हड़ताल के अंदर में भी हम ध्यान रखते, नॉर्मल ओपीडी के लिए हम बाधित करते। तो इसके लिए हड़ताल के टाइम में एक इमरजेंसी नाम का डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रायल सिस्टम क्या होता है कि सीवियरिटी अकॉर्डिंग टू इंजरी, यानी पेशेंट की कितनी हालत सीरियस है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए हम हमेशा हमारे सारे ज्ञापनों में हमने लिखा है कि इमरजेंसी आपातकालीन सुविधा को यथावत रखा जाएगा। तो हमने विशेष ध्यान रखते हैं। हम अगर आप लोग कोई ज्ञापन भी देते हैं सर, मैं जनरली जानना चाह रही हूँ बिल्कुल कि तो उस टाइम अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो भी आप लोग उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए कोई सुविधा रहती है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान आपने जो कहा तो हम सारी सुविधा ध्यान रखते हैं, बेकायदा लिखते हैं कि इमरजेंसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज होगी। सेकंड नंबर हमारी चिकित्सा मंत्री महोदय से ये है कि जैसे कि हम एक परिवार के मेंबर्स है, और परिवार जैसे कि मैं एक परिवार का मेंबर, तो मेरे पिताजी हमारा ध्यान रखते, तो हम डॉक्टर्स जो समुदाय है उनके सारे मुखिया चिकित्सा मंत्री महोदय, तो हमारी जो पीड़ा है वो हम किससे कहेंगे? हमारे पिताजी से। ऐसे ही हमारे वो मुखिया से ही तो हम कहेंगे। तो हम गजेंद्र सिंह जी हमारी जो चिकित्सा जो मुखिया है, हम उनसे मिले और उन्होंने वार्तालाप भी की, और हमने हमारी सारी पीड़ा बताई कि सर हम 2017 से जो डॉक्टर्स है वो कार्यरत थे, और हम इतने लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारी ये मांगे है। आपने मांगों को माना, लेकिन वो मांगे जो मानी वो 1 अगस्त 2008 से जो डॉक्टर्स हमारे जो कलिंग्स है उनके लिए हम दुखी नहीं, हम खुश है कि हमारे भाई बंद आ रहे, उनके लिए आपने आरएसआर रूल को अडॉप्ट किया। लेकिन हम भी तो जब कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, जब राजमेश को एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था, यानी हम राजमेश को जब जरूरत थी, जब हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जब हमने एक फैकल्टी या 15 फैकल्टी में कॉलेज चलाया। सेकंड नंबर जब कोरोना के टाइम जब इनको जरूरत थी, हमने हमारे फैमिली को छोड़ दिया, हमने आप लोगों के लिए काम किया। तो हम आपसे ही तो उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी समस्याओं को सुने और जल्दी से जल्दी इस चीज को निराकरण किया जाए, क्योंकि मुखिया के नाते तो हम आपको ही सुनेंगे। सर हमसे मिले भी, लेकिन आज टिल डेट हमें 2017 से लेकर वर्बली एश्योरेंस मिलता रहा, हमें लिखित में नहीं मिला। इस वजह से हमारे 750 जो डॉक्टर्स भाई है, उनके फैमिली जो परिवार है, 750 आपका फैमिली है, इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। क्योंकि हमें वर्बल एश्योरेंस मिले, हम 2017 से कंटिन्यू लड़ते आ रहे। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, या हमें कोई लिखित स्टेटमेंट मिले हमारे सारे जो एसोसिएशन के जो बैरियर्स है, ऑफिसर बैरियर, उनकी अध्यक्षता में और आपके अध्यक्षता में और हमारे जो कमिश्नर साहब है उनकी अध्यक्षता में एक जॉइंट मीटिंग हो जाए और लिखित स्टेटमेंट जारी हो जाए। तो हम इसके ऊपर सहमत है। हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके का ये चलता रहे। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकारी को नहीं, यस बात है। आपको किसी से कोई मतभेद या मनभेद नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं है, आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कोरोना काल की, तो हम सभी डॉक्टर्स को नतमस्तक हैं, उनको नमन करते हैं सभी डॉक्टर्स को, क्योंकि सही इन्होंने कहा कि वो एक दौर ऐसा था जिसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दौर आएगा, किसी ने नहीं सोचा था, पर
उम्मीद की किरण जिसको बोला जाता है, भगवान बनकर खड़े हुए थे। आपसे एक आखिरी यही सवाल मैं जानना चाहूंगी कि खिरसर साहब से आप क्या उम्मीद करते हैं, चिकित्सा मंत्री से आपकी क्या उम्मीदें हैं? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। माननीय चिकित्सा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सभी चिकित्सकों का एक कैडर कर दिया जाए, ताकि कॉलेजों में, जिन कॉलेजों में फैकल्टी कम है, फिर इनका इधर से उधर ट्रांसफ़र वगैरह भी आराम से हो सके। ठीक है। क्योंकि समान काम करें तो हमें सभी को समान वेतन मिले, और हमारी भावनाओं को सरकार ने समझा भी है, और हमारी इस लंबी मांग को सरकार ने समझ के बजट घोषणा में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने RSR रूल्स राजमेश में भी लागू करने का घोषणा भी करी। ठीक है। पर वो जो रूल्स हुए वो वित्त विभाग में हमारे, इन्होंने एक नोट शीट सामने आई हमारे, जिसमें इन्होंने 1 अगस्त से बाद होने वाली भर्तियों में लागू कर दिया, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए उन्होंने डाइंग कैडर का शब्द करके, मांग हमारी थी, परेशान हम थे काफ़ी लंबे समय से, हमारा एक दर्द था कि हम भी राज्य सेवा का दर्जा पाएँ, राज्य सेवा के जो अन्य चिकित्सक हैं उनके भांति हमारा भी RSR रूल्स हमारे भी लागू हों। हमें उस बजट घोषणा में हुई तो हमें तो लगा था कि ये लागू हो जाएगा, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा लिखित आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि हमारे लागू करेंगे कि नहीं करें। हमारा संशय बना हुआ है, और हम ये जो हड़ताल, अभी हम जो सामूहिक अवकाश पे हैं, तो इससे पहले हम 15 तारीख को वित्त मंत्री महोदय से मिलके भी हम गए थे, 17 तारीख को। तो उस दिन हमने उनसे यही बताया था कि मैडम हमारा ये जो है बजट घोषणा में आपकी मंशा है, आप हमें देना चाहती हैं, लेकिन वित्त विभाग से ये दिक्कत आ रही है, एक नोट शीट से हमें पता लग रहा है कि हमें नहीं मिलेगा। तो बकायदा था उस दिन की मीटिंग में मैडम ने कहा था कि मैं वित्त विभाग से इसका आपका निराकरण जल्दी करवा देंगे। और ये जो डाइंग कैडर का जो वो नोट शीट सबके सामने आई, तो एक डॉक्टरों में एक रोष आ गया। हाँ, उम्मीद नहीं थी, ऐसे कि मांग हमारी थी और जायज भी है, एक जायज मांग है, एक राज्य सेवा के नियमों की मांग ही तो कर रहे हैं। जो बाकी की जो 6 पुरानी कॉलेजों में वही नियम ही तो हम मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम वही चाह रहे हैं जो पुरानी कॉलेजों लोगों को मिलती आई है, सभी सरकारी डॉक्टर्स को है वही हमें मिल जाए। एक छोटी सी मांग है हमारी, सरकार देना भी चाह रही है हमें, क्योंकि बजट घोषणा करी है सरकार ने राजमेश के लिए, तो सरकार देना चाह रही है। ठीक है, सरकार देना चाह रही है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उसमें थोड़ा सा फेरबदल होकर, फेरबदल मैडम एक नोट शीट की वजह से आया है। अब ये तो हमारे संशय पैदा हुआ है, हमें पता है कि सरकार की भावना है कि इन कॉलेजों को RSR रूल लागू करेंगे, क्योंकि इससे फैकल्टी, अभी जो फैकल्टी 40% के लगभग ही है, उसको सरकार भी चाहती है कि फैकल्टी बढ़े, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी मिले, सरकार का एक विजन है। ठीक है, लेकिन एक वित्त विभाग की तरफ से उसमें एक रोड़ा अटक रहा है। तो सरकार के संज्ञान में हम आपके चैनल के माध्यम से मैं लेना चाहता हूं कि सरकार की जो मंशा है वो एक वित्त विभाग से पूरी नहीं हो पा रही, तो सरकार इस मंशा को पूरी करे, सरकार की मंशा है वो पूरी हो जाए, तो निश्चय ये जो 17 कॉलेज हैं उनमें पूरी तरह से फैकल्टियाँ आएंगी और एक कॉलेजें बहुत अच्छे से आगे चल पाएंगी, और जो भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे वो गुणवत्तापूर्वक बनेंगे, और इससे देश की नींव मजबूत होने वाली है। मैं फिलहाल आज जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ थे, इन चारों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के हमारे खास क्रम में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने समय निकाला। महेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और 2 डॉक्टर्स जो हमारे साथ और जुड़े थे जिनसे हमने चर्चा की, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज वो हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी जो मांगे हैं उन पर अमल करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मांग जो है वो नाजायज है, जायज मांग है। समान अधिकार मिलने का हक जो है वो सबको है, और काफी लंबे समय से कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, और ऐसे कई जो पिछले समय से ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और ये वाजिब मांग मुझे लगता है, और हम चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस पूरे खबर पे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम 700 भगवान का छल का दर्द में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र यादव, डॉक्टर महेंद्र चौधरी, डॉक्टर जगदीश और डॉक्टर महेंद्र वर्मा, जिनसे हमने डाइंग कैडर, NMC, नियुक्ति वेतन, अन्य विसंगतियों पर लेकर काफी सारे चीजों पर हमने चर्चा की, और डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष रखा है और अपनी बात कही है। तो देखिए, सरकार से उम्मीद हम इसी तरह से करते हैं कि जिस तरह डिप्टी CM दया कुमारी और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिरसर ने भी डाइंग कैडर को लेकर चिकित्सकों को आश्वासन दिया है कि उनके अंकों पर कुठारघात नहीं होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी उनके दर्द को समझकर जल्दी कोई समाधान निकाले और कोई ठोस कदम उठाएगी। तो फिलहाल के आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे News 21 के साथ। अगली
एपिसोड में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। थैंक यू।